हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालना हम सीखेंगे इसमें। तो उसका फार्मूला बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने पार्ट्स हैं, किसके, मास के। नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट बाय मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है बेटा? मोलर मास है मॉलिक्यूलर मास। जब सभी एटम्स का मास हम जोड़ देते हैं वो मोलर मास आ जाता है इनटू 100। एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखोगे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की भी निकलेगी और ऑक्सीजन की भी। तो मैं अगर निकालूं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। अब आप देखोगे कार्बन का मास नंबर कितना है बेटा? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। और दो एटम है तो कितना हो गया? 32। टोटल कितना हो गया बेटा? 44। यानी कि 12 और 32 कितना हो गया? 44 हो गया। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट, जैसे कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन का मास नंबर जैसे है 12, तो मैं लिखूंगा 12/44 इंटू 100। इस पूरे कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड में आप देखोगे कि 44 ग्राम में 44 ग्राम जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है उसमें कार्बन का मास कितना है? 12 है। या नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट कार्बन इज 12। टोटल जो मोलर मास है वो कितना है? 44 है। कैसे निकाला? कार्बन और ऑक्सीजन का जोड़ दिया, ये आ गया। तो जब आप इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे 1200/44, ये आ गई बेटा 27% आ गई। 27.27%, इतने परसेंट आ गई। कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू ये आएगी इसकी। अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी है। अब देखो ऑक्सीजन के इसमें दो एटम है, तो दो एटम का मास कितना होगा? 32 होगा। और मोलर मास कितना है इसका? 44 इंटू 100। तो बेटा ये जब निकालोगे तुम यहाँ से, अब तुम निकालना चाहो देखो 100 में से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि 72.72%। टोटल जोड़ोगे तो 100 ही आएगा ना, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन में क्या रहेगा? 100 आउट ऑफ 100। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी हमने, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड की। और भी कोई कंपाउंड लेके आप उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल है मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4। इसमें अगर परसेंटेज कंपोजिशन मैग्नीशियम की पूछ ले, सल्फर की पूछ ले, ऑक्सीजन की पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? अब देखो मैग्नीशियम का मास नंबर कितना होता है बेटा? मैग्नीशियम का होता है 24। सल्फर का कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 4 का कितना हो गया? 64। सभी को जोड़ दोगे आप तो ये मोलर मास बन गया। 32, 64 एंड 24, 120 हो गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन अलग अलग एलिमेंट की आप निकालोगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का देखो मास कितना है इसमें? 24 है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 24। कितने में? 120 में, जो कि इसका क्या है? मोलर मास इंटू 100। ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ गई। ऐसे ही अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ आप सल्फर की निकाल लो, S फॉर सल्फर, तो इसके 32 पार्ट्स हैं मास के टोटल में से, बाय 120 इंटू 100, तो ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लें किसकी? ऑक्सीजन की, तो ये आ जाएगी 64। 64 क्योंकि बेटा? क्योंकि 4 ऑक्सीजन के एटम हैं और एक का कितना होता है मास नंबर? 16 है। तो 4 का कितना हो गया? 64। तो 64/120 इंटू 100, ये इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। बहुत ईजी है, बस फार्मूला आपको ध्यान रखना है। किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं किसी भी कंपाउंड में, वो हम परसेंटेज कंपोजिशन में यहाँ पे निकाल लेंगे। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आपने सीख लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। व्हाट इज़ ए फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। और फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और फिर कैसे उसको बनाया जाता है ये पढ़ेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला है वो होता क्या है? जैसे मैंने लिख दिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लिख दिया वाटर। और भी किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखो। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है,
इसको देखने से आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें दो एलिमेंट हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें दो एलिमेंट हैं और कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के दो एटम हैं। ऐसे इसमें देख लो वाटर है, वाटर के फार्मूले को अगर देखें हम तो इसमें भी दो एलिमेंट जैसे दिखा रखे हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के दो एटम हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लिख दिया H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। इसको देखने से क्या पता लग रहा है? इसमें तीन एलिमेंट हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। और फिर एटम्स पे आ जाओ, हाइड्रोजन के दो एटम है, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के चार है। तो किसी फार्मूले को देखने से आपको क्या पता लगता है? उसमें कौन कौन से एटम हैं और वो कितने कितने हैं। यानी किसी फार्मूले को देख के हम ये बता सकते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम्स हैं और उनका नंबर कितना है। तो वो फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का। तो फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड रिप्रेजेंट द काइंड्स ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, काइंड्स का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ काइंड्स? काइंड्स का मतलब है टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स। जैसे इसमें देखो आप दो तरह के एलिमेंट्स हैं तो ये काइंड्स हो गए। और नंबर एंड नंबर, जैसे कि इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। नंबर कितना है? कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। अब अगली बात आ जाती है, ये जो फार्मूले है ना, फार्मूले कितने टाइप के हैं? दो तरह के हैं बेटा, टू टाइप्स ऑफ फार्मूला। एक आपके पास है इंपेरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। अब देखो ये होते क्या हैं, एग्जाम्पल लेके हम करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया C6H6, मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल अलग अलग लिख रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंपेरिकल फार्मूला। देखो जैसे मैंने लिख दिया C6H6। अब देखो बेटा सभी को पता है कि ये फार्मूला किसका होता है? बेंजीन का है फार्मूला। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया बेंजीन का। इसी का अगर मैं इंपेरिकल फार्मूला लिखूंगा ना तो मैं CH लिखूंगा। CH इसका इंपेरिकल फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये बेंजीन का फार्मूला है, बेंजीन। नेक्स्ट है जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला सभी को पता है कि C6H12O6, ये फार्मूला होता है ग्लूकोज का। और मैं अगर इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखूँ ना तो मैं लिखूंगा CH2O, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है। नेक्स्ट आप देखोगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर मैं फार्मूला लिख दूं H2O2, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर मैं इसका इंपेरिकल फार्मूला लिखूँ ना तो HO लिखूंगा मैं। देखना एक बार इन फार्मूले में और इन फार्मूले में क्या डिफरेंस है बेटा, और कैसे आप डिफाइन करोगे। देखो इसके पूरे फार्मूले को अगर मैं, ये इंपेरिकल फार्मूला है, अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के इक्वल नहीं हो गया। इस फार्मूले को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो C6H12O6 नहीं हो गया। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नहीं हो गया। ये तो एक नंबर है बेटा, 6 एंड 2। ये कैसे निकाले जाएंगे वो भी हम सीखेंगे। तो अब देखो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे आप डिफाइन करोगे। किसी भी कंपाउंड का जो इंपेरिकल फार्मूला है, जैसे ये CH2O, ये इंपेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। तो इंपेरिकल फार्मूला है ग्लूकोज का, और C6H12O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का। दिस इज इंपेरिकल एंड दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इंपेरिकल फार्मूला हमें क्या बताता है किसी भी कंपाउंड का? इंपेरिकल फार्मूला हमें क्या बताएगा? सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो बताता है एटम्स के किसी भी कंपाउंड में। यानी कि सिंपल रेशो एटम्स के किसी कंपाउंड में जो बताएगा वो इंपेरिकल फार्मूला होता है। तो इंपेरिकल फार्मूला को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये क्या है? ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो व्हाट इज इंपेरिकल फार्मूला? सिंपलेस्ट रेशो है, इससे सिंपल तो हो नहीं सकती ना। 1 2 1 से सिंपल तो आप कर नहीं सकते। इसकी रेशो क्या है? 6 12 और 6। वो तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया। यानी कि इस फार्मूले में देखोगे कि जो एटम्स की रेशो है वो 1 2 1 है।
उसमें 6 12 6। तो जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ये अलग अलग जो एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में लाई करते हैं उनकी सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो ही इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स प्रेजेंट हैं अलग अलग एलिमेंट की, तो उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। तो ऐसे आप डिफाइन करोगे इसको, हाउ वी डिफाइन इम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं इनको डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, नोट करेंगे आप। पहले लिखेंगे इम्पेरिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट या सिंपल वोल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड। किसी भी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें ना, किसी भी कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स की जो सिंपल वोल नंबर रेशो है वो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। जैसे भी आपको बताया CH2O, ये ग्लूकोज का इम्पेरिकल फॉर्मूला है और इसमें एटम्स को बिल्कुल सिंपल रेशो में दिखाया गया है। दूसरा आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में एटम्स की एक्चुअल रेशो दिखाता है अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज का C6H12O6, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, ट्रू फार्मूला है। तो ये जो है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट के किसी कंपाउंड में दिखाए जाते हैं वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जैसे इसमें रेशो देखोगे 6 12 और 6 एटम्स की ये रेशो है, ये एक्चुअल है और ये इसका इम्पेरिकल है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिफाइन करोगे, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड। ये दो इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले की डेफिनेशन हो जाती है। अब अगली बात ये आती है कि ये फार्मूले बनते ही कैसे हैं। जैसे कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला बना है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन एटम क्यों है, ये सल्फर 1 ही क्यों दिखा रखा है, ये ऑक्सीजन 4 क्यों है, वाटर में 2 ही हाइड्रोजन एटम क्यों है, 1 ऑक्सीजन क्यों है। मतलब ये जो फार्मूले आपको दिखाए गए हैं, आपको तो सिखाया गया है ऐसे। अब ये फार्मूले बनते कैसे हैं, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनेगा ही कैसे, वो सीखेंगे हम। अब आपको फार्मूले बताए हैं, 2 तरह के मैंने फार्मूला बताया है। एम्पेरिकल फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ EF, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। ये है एम्पेरिकल फार्मूला और ये है किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो बात अगली ये आती है कि जो एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूले बनाए जाएंगे, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बनाया जाता है, ये बनाए ही कैसे जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला देखेंगे, किसी भी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनेगा। एम्पेरिकल फार्मूला बना के फिर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओगे किसी भी कंपाउंड का। फर्स्ट वी हैव टू ड्राइव द एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखो आप फ्लो चार्ट यहाँ बता रहा हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऐसे करना है। तो एम्पेरिकल फार्मूला बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड की फर्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन आपको किसी एलिमेंट की पता होनी चाहिए। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड, पहला स्टेप हो गया। किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता हो, फिर क्या करोगे, दूसरा स्टेप, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम, परसेंटेज इनटू ग्राम। जैसे मैंने कह दिया कि 15% को मैं लिखूंगा कि 15 ग्राम, परसेंट को सिर्फ आपको ग्राम में बदल देना है, बहुत आसान है। तीसरा स्टेप है कन्वर्ट इनटू मोल। ग्राम को जो किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है उसको किस में बदल दोगे, मोल में बदल दोगे। और मोल में कैसे बदलते हैं, टाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाय एम क्या है, एटॉमिक मास या मोलर मास हम लिखते हैं। तो किसी भी एलिमेंट
को ग्राम से मोल बनाना तो ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। गिवन मास को हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो ये मोल आ गए ना आपके पास, जैसे आपके पास अलग अलग एलिमेंट के मोल आ जाएंगे, जैसे एक एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, एक एलिमेंट तो होगा नहीं किसी कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड बनता ही अलग अलग एलिमेंट के कम्बिनेशन से है। तो अलग अलग एलिमेंट के मोल निकाल के फिर उनके जो मोल आए उनको हम क्या करेंगे, सिंपल मोलर रेशो में बदलेंगे। अभी न्यूमेरिकल से मैं समझाऊंगा इनको। कन्वर्ट मोल्स इनटू सिंपल मोलर रेशो, ऐसे करेंगे। अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एक बार स्टेप लिख लो आप। 5वां पॉइंट है, जो ये सिंपल मोलर रेशो आई अलग अलग एलिमेंट्स के मोल्स की, उसके बाद आप क्या करोगे, उनको वोल नंबर में कन्वर्ट करोगे। अगर देखो वोल नंबर में पहले ही आ जाते हैं सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशो में, तब तो ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आप क्या करोगे, जो ये सिंपल मोलर रेशो आई है उसके बाद सिंपलेस्ट वोल नंबर मोलर रेशो में बदलोगे। कन्वर्ट इनटू सिंपल वोल नंबर मोलर रेशो। सिंपलेस्ट या सिंपल वोल नंबर मोलर रेशो में आपको बदल देना है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको तो मैं भी न्यूमेरिकल के थ्रू आपको समझाऊंगा। देखो, ये पॉइंट पहले आप लिखेंगे, फिर आप इनको फ्लो चार्ट के हिसाब से भी समझ सकते हो। जैसे किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे दी, इसको किस में बदल दो, ग्राम में बदल दो। ग्राम को फिर किस में बदल दो, मोल में बदलो। मोल को किस में बदलो, अलग अलग एलिमेंट्स के मोल आगे सिंपल मोलर रेशो में बदलो, सिंपल मोलर रेशो। फिर सिंपल मोलर रेशो को किस में, सिंपल वोल नंबर मोलर रेशो, सिंपल वोल नंबर मोलर रेशो। ये जो सिंपल मोल नंबर रेशो आएगी ना अलग अलग एलिमेंट्स की, यही इंपेरिकल फार्मूला होगा, यही इंपेरिकल फार्मूला बन जाएगा। और अगर आपने इंपेरिकल बना लिया उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेके मैं आपको करवा रहा हूँ कि सपोज आपके पास अगर ऐसे बोल दिया जाए कि भाई ए और बी आपके पास दो एलिमेंट हैं, ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ इनको, और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे दी जाए, कुछ भी इनकी परसेंटेज कंपोजिशन दी होगी, जैसे कह दिया कि ये 20% है, ये 25% है, जो भी है, ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होंगी। फिर आप क्या करोगे, इसको ग्राम में बदल दोगे, कन्वर्ट इनटू ग्राम। ग्राम में बदलने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसको भी ग्राम में बदल दिया। फिर इनके मोल बनाने हैं आपको, फिर आपको क्या करना है, इनके मोल बनाने हैं। जितना भी जो भी वैल्यू ग्राम में दे रखी होगी ना, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, जो ग्राम की वैल्यू दे रखी होगी उसको एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे। मोल आगे, इसके भी मोल आगे, मान लिया इसके x मोल आए और इसके y मोल आगे, ए एलिमेंट के और बी एलिमेंट के x और y मोल आगे। फिर आपको क्या करना है, इनको जो मोल आई सिंपल मोलर रेशो में बदलने हैं, सिंपल मोलर रेशो में बदलना है। उसके लिए क्या करोगे, x और y जो मोल आए ना आपके पास, इनमें जो छोटी वैल्यू होगी मोल की उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर x और y में से x वैल्यू छोटी है तो मैं क्या करूँगा, x को x से ही डिवाइड कर दूंगा और y को भी x से ही डिवाइड कर दूंगा। फिर ये आ गया आपके पास सिंपल मोलर रेशो आ गई। फिर आपको क्या करना है, अगला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंपल वोल नंबर मोलर रेशो में बदलने हैं। वो कैसे करोगे, देखो ये जो सिंपलेस्ट मोलर रेशो आई अगर आपके पास, ये अगर पहले ही वोल नंबर में आ जाती फिर तो ज़रूरत है नहीं। अगर बेटा ये फ्रैक्शंस में आ जाए, जैसे कि ये वैल्यू आ गई 1 और ये वैल्यू आ गई आपके पास 1.01, 2.01, इस तरह से आ गई, तब तो हमें कोई ज़रूरत नहीं इनको, क्योंकि 0.01 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एटम फ्रैक्शंस में नहीं होते। कई बार जैसे कि मान लिया कि ये इस तरह से आ गई, ये आ गई वैल्यू 1.48 आ गई और ये वैल्यू आ गई आपके पास जैसे 2 आ गई, तो आप क्या करोगे, देखो इसको वोल नंबर तक हम बढ़ा तो सकते नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये नियर अबाउट कितना आएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो ये इंपेरिकल फार्मूला बनेगा, यानी कि ए के एटम 3 हो गए इंपेरिकल फार्मूला में और बी के कितने एटम हो गए, 4 एटम्स हो जाते हैं।
तो जैसे आप लिखोगे कि अगर इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ एटम्स 3 आ गए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके एटम्स 4 आ गए। अभी न्यूमेरिकल करोगे ना तो बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो बेसिक से स्टेप बताए हैं। अब देखो, तो ये जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा बेटा, कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप देखो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, MF लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये n टाइम्स होता है इंपेरिकल फार्मूला का। EF क्या है बेटा, इंपेरिकल फार्मूला, MF क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि अगर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो ये n तो एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 1 2 3 या क्या वैल्यू इसकी होगी, तो n टाइम्स इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले के इक्वल होता है। जैसे एग्जाम्पल से हम करेंगे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ग्लूकोज है C6H12O6, मैं कह रहा हूँ ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और CH2O ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, हम मोलर मास निकालते हैं, सभी एटम्स का मास जोड़ देते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके एटम्स का मास जोड़ना, कार्बन का एक का कितना होता है 12, 6 हैं तो कितना होगा बेटा 72, और हाइड्रोजन इसमें 12 हैं, ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें 6 हैं तो कितना हो गया 96, ये हो गया 180। 180 क्या है बेटा, इसका मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है 180 है, ये इंपेरिकल फार्मूला है। इसका मास जोड़ना भाई, कार्बन 1 है तो 12 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितना 1 है 16 हो गया भाई 6, और ये हो गया 30 हो गया इसका। ये जो 30 है ना, ये इंपेरिकल फार्मूला मास है, ये इंपेरिकल फार्मूला मास है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सभी एटम्स का मास जोड़ देते हैं। ऐसे इंपेरिकल मास कैसे निकालेंगे, सभी एटम्स का मास उसमें जोड़ देंगे। तो इंपेरिकल फार्मूला का मास निकाल दिया, ग्लूकोज का 30 आ गया, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाला तो 180 आ गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को यूज करके मैं इस n को निकाल लूंगा, n, ये n निकाला जाएगा। n कैसे निकालोगे, n का फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास को हम डिवाइड कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला मास से, इंपेरिकल फार्मूला मास। जैसे कि अगर n निकालना हो ना मेरे को ग्लूकोज के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मोलर मास कितना बेटा इसका 180 है, यहाँ जैसे निकाला, और इंपेरिकल मास कितना है इसका 30 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है ना ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो n की वैल्यू तो इसकी 6 है, और इंपेरिकल फार्मूला इसका कितना है CH2O, ये इसका इंपेरिकल फार्मूला है। तो इसका मॉलिक्यूलर 6 मल्टीप्लाई कर दो इन सभी एटम से, तो कार्बन के एटम कितने हो गए बेटा 6 हो गए, हाइड्रोजन के कितने हो गए 12 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 6 हो गए। तो रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला में। ये n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 या हायर कोई भी वैल्यू इसकी होगी। और जो n है, n कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास जो होगा ना किसी भी कंपाउंड का, उसको इंपेरिकल फार्मूला मास से आप डिवाइड कर दोगे तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो बेटा, n निकालना तो आप ऐसे निकाल सकते हो। कई बार क्या होगा कि ये रिलेशनशिप हमारी होगी, कई बार क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा ना किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा न्यूमेरिकल में, तो यहाँ से सोल्व करके हम निकाल सकते हैं। बट कई बार क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर मास इज नॉट गिवन, मॉलिक्यूलर मास आपको नहीं दिया जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कई बार आपको दूसरी बात बताएगा, आपको वेपर डेंसिटी बता देगा। Vd क्या है, वेपर डेंसिटी, किसी भी कंपाउंड की वेपर डेंसिटी बता देगा। और जैसे एसटीपी कंडीशन पे आप पढ़ के आए हो, एवोगैड्रोस लॉ की एडवांटेज में मैंने करवाया था कि जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है
किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी का। एक तो रिलेशनशिप ये यूज़ कर सकते हो, जैसे कुछ भी बता दिया वेपर डेंसिटी ये है तो मोलिकुलर मास निकाल देंगे ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। एक तो तरीका ये है मोलिकुलर मास निकालने का। दूसरा तरीका क्या है कि बताता हूँ मैं। हम पहले ये पढ़ के आए हैं कि एक मोल गैस का, एवोगैड्रो लॉ के एडवांटेज में पढ़ा है, एक मोल गैस एसटीपी कंडीशन पे हमेशा उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। यानी कि एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर गैस का जो मास होगा ना, इक्वल टू मोलिकुलर मास। ये भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको हो सकता है कि कुछ वॉल्यूम बता दे, उस वॉल्यूम का मास बता दे, तो फिर हम क्या करेंगे 22.4 लीटर मान के मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं मोलिकुलर मास निकालने के। मोलिकुलर मास अगर नहीं दे रखा न्यूमेरिकल में तो वेपर डेंसिटी दे रखी हो तो निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि वॉल्यूम बता रखा होगा इसका, भाई उस वॉल्यूम का इतना मास है, ये गिवन हो, तो फिर हम क्या करेंगे 22.4 लीटर के लिए मास निकाल लेंगे, वो मोलिकुलर मास हो जाएगा। तो ये तरीका है। मोलिकुलर मास अगर गिवन है, नहीं गिवन है तो कुछ ये बातें गिवन होंगी। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे हम, सबसे पहले भी किसी भी कंपाउंड का हम इंपेरिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उसके लिए स्टेप बताए हैं आपको, वो स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे हम, उसके लिए एक प्रॉब्लम हम करेंगे, उस प्रॉब्लम से आपका ये टॉपिक सोल्व हो जाएगा। तो बेटा प्रॉब्लम देखेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाए। ये प्रॉब्लम है आपके सामने कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑन एनालिसिस गिवनिंग फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। किसी कंपाउंड की अगर एनालिसिस करी जाए लैब में तो उसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है। कार्बन की है 57.8%, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है आपका 3.6% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। देखो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि रेस्ट क्या बच गया आपका, ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन कितना बच गया, इन दोनों को जोड़ के 100 में से माइनस कर देंगे हम। इन दोनों को जोड़ के हम क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि 57.8 प्लस 3.6, इसको 100 में से माइनस करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दे रखी, तो 100 में से माइनस करा तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन इतनी आ जाएगी। उसके बाद दे रखा है कि वेपर डेंसिटी दे रखी है कंपाउंड की कितनी, 83 है। वेपर डेंसिटी गिवन हो तो बेटा हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। इससे पहले ट्रिक भी बताइए आपको, फाइंड आउट मोलिकुलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड की, इस कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है आपको। मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है तो पहले इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर n निकाल लेंगे और उस n को इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर फार्मूला निकाल लेंगे। तो देखो भाई एलिमेंट्स गिवन है आपको, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है 57.8, हाइड्रोजन की दे रखी है 3.6 और ऑक्सीजन की कितनी है 38.6। तो हम करते क्या है, परसेंटेज को ग्राम में लिख लेते हैं और ग्राम से क्या बनाते हैं, मोल्स बनाते हैं। ग्राम से क्या बनाएंगे, मोल बनाएंगे। और मोल कैसे बनाते हैं बेटा, गिवन मास बाई एटॉमिक मास, आपको फार्मूला बता रखा है। तो 57.8 ग्राम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे 12 से। क्यों 12 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है आपका। अब हाइड्रोजन का देखो 3.6 ग्राम को मैं 1 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि एटॉमिक मास 1 ही होता है इसका। ऑक्सीजन का देखो 38.6 ग्राम, इसको मैंने डिवाइड किया 16 से। 16 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसका एटॉमिक मास बेटा कितना है 16 है। तो ये इनके क्या आ जाएंगे, यहाँ से मोल आ जाएंगे। अब तुम यहाँ इसको डिवाइड करोगे जब, तो ये मोल आएंगे बेटा आपके 4.82, इसके मोल आगे 1 और इसके मोल जो आएंगे आपके, ये आगे आपके 2.41, 2.41 इसके मोल आगे। मोल निकाल लिए परसेंटेज से। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल मोलर रेशो में बदल देंगे। सिंपल मोलर रेशो में तरीका बताया था, जो भी मोल की वैल्यू आए ना, जो भी मोल की वैल्यू आई उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आई मोल की, आप उससे डिवाइड कर दो हर एक मोल को, तो सिंपल मोलर रेशो आ जाएगी। मोल की सिंपल रेशो आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा 4.82, 1 और 2.41, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तीनों में से, ये 2.41 है। तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 4.82 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2.41 से, और इसको ये 3.6 आ गया बेटा, सॉरी, ये आपका है 3.6 बाई 2.41 और ये है 2.41 बाई 2.41, इससे डिवाइड कर दिया इसको। तो
तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से 2 और इसकी वैल्यू बेटा आ गई आपकी 1.49 कैलकुलेट जब तुम करोगे, और इसकी वैल्यू आपकी आगे आपके पास 1। तो ये सिंपल मोलर रेशो आ गई। अब देखो एटम फ्रैक्शंस में तो होते नहीं, 1.5 एटम्स तो होते नहीं, तो आप क्या करोगे, जो तरीका बताया था सिंपल मोलर रेशो, या तो बोल नंबर में आ जाती, जैसे 2 आ जाता, 3 आ जाता, 1 ऐसे कुछ आ जाता, तब तो ये ज़रूरत नहीं थी आपको। अब ये वैल्यू अगर मोलर रेशो सिंपल जो कैलकुलेट करी है ये फ्रैक्शंस में आ जाए ना, तो बोल नंबर में बदलना है आपको उसको। बोल नंबर में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर ये वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ जाती 1.9, तब तो हम इसको बोल नंबर तक इंक्रीज कर देते फ्रैक्शन को, और अगर ऐसा वैल्यू आए कि 1.5, हम इसको 2 तो बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, जो ये आपके पास सिंपल मोलर रेशो आई है ना, इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। मल्टीप्लाई करके देखो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू रहेंगी, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एक ऐसा इंटीजर है, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू होगी 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ नियर अबाउट कितना बेटा, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 2। तो ये सिंपलेस्ट बोल नंबर रेशो आ गई। ये कार्बन की आ गई आपके पास, हाइड्रोजन की कितनी आई 3, और ऑक्सीजन की आपके पास कितनी आ गई 2। साइड बाय साइड आप इनको लिख लोगे, कार्बन के कितने एटम आ गए 4, हाइड्रोजन के कितने एटम आ गए 3, और ऑक्सीजन के कितने एटम आ गए आपके पास 2। ये जो फार्मूला बना ना बेटा, ये इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला बन गया आपके पास। इंपेरिकल फार्मूला ऐसे हमने ड्राइव कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछ रखा है कि फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाते हैं आपको बताया है, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अभी मैंने आपको बताया है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला करते हैं। इंपेरिकल फार्मूला को n एक इंटीजर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये n ही निकाल लेंगे, और n निकालने का फार्मूला भी अभी बताया है आपको। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे किससे, इंपेरिकल फार्मूला मास से। इंपेरिकल फॉर्मूला मास से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, n निकल के आ जाएगा। देखो ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनसे हम देखेंगे, जैसे कि मेरे को n निकालना है, n निकालना है तो मैंने बताया कि मॉलिक्यूलर मास को, इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, कि मॉलिक्यूलर मास को मैं डिवाइड करता हूँ इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, देखो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका ये आया C4H3O2। इंपेरिकल फॉर्मूला होता है क्या, अभी आपको बताया है कि जितने भी एटम है सबका मास जोड़ दो। कार्बन के कितने एटम हैं 4, तो कितना होगा बेटा 48। हाइड्रोजन के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, तो एक का 16 है तो 2 का कितना हो गया 32 हो गया। ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया बेटा आपका 83। ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 83, और मॉलिक्यूलर मास ये तो दे नहीं रखा, बट वेपर डेंसिटी तो दे रखी है, कितना है 83। तो वेपर डेंसिटी दे रखी है, तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। ये आपको एवोगाड्रोस लॉ के एडवांटेज में करवाया था। तो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालेंगे ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है इस कंपाउंड की, 83 दे रखी है। ये आ गया आपके पास 166 आ गया। 166 इसकी क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया आपके पास 83, तो n निकाल लेंगे यहाँ से। ये मॉलिक्यूलर मास है आपका 166 और ये इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 83। तो n कितना आ गया बेटा, n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 आ गई आपके पास। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाती है। तो अब हम ये इंपेरिकल फार्मूला जो आपका आया ना, यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर निकालना है ट्वाइस इंटू इंपेरिकल फार्मूला, और इंपेरिकल फार्मूला ये बना है आपके पास C4H3O2। तो इसको 2 को ना इस पूरे फार्मूले से मल्टीप्लाई करो, तो कार्बन कितने हो गए, कार्बन के 8 एटम हो गए बेटा,
हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 हो गए और ऑक्सीजन के कितने हो गए 4 आ गए। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है। एक बार दोबारा देख लो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इतनी इतनी रेशो दे रखी है। पहले हमने क्या करा, इंपेरिकल फार्मूला बना लिया। इंपेरिकल फार्मूला हमारा बना था ये C4H3O2। फिर हम क्या करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे बनाते हैं N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। और N कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं। अब इंपेरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, सभी एटम्स का मास जोड़ देंगे जो इंपेरिकल आया है। और मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी को यूज़ कर लेंगे। वेपर डेंसिटी का ट्वाइस मॉलिक्यूलर मास होता है। ये मैंने करा है 166/83 इंपेरिकल फार्मूला मास। N आ गया आपके पास 2, इंपेरिकल फार्मूला को मैंने N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। अब देखो बेटा, ऐसे आप न्यूमेरिकल करोगे। अब इसके बाद एक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें सारे स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे, आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल इसको सोल्व कर सकते हो। वो ट्रिक करेंगे बेटा आप। तो बेटा प्रॉब्लम देखेंगे कि एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ी इजीली निकाल सकते हो। एक तो जैसे आपको मेथड बताया जो बुक्स में दे रखा है सभी में, कि भाई पहले हम इंपेरिकल फार्मूला निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास दे रखा हो तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करते हैं उसका। एक ये ट्रिक है, ये फार्मूला है, इसको यूज़ करके आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे लिखा है ट्रिक फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिनेशन। तो इसका फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे किसी भी कंपाउंड में। नंबर ऑफ एटम्स निकल के तो फार्मूला अपने आप नहीं बन गया। तो नंबर ऑफ एटम्स किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड में कैसे निकाल लोगे, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी हो ना जो भी एलिमेंट की, बाय 100 इंटू मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मास। ऐसे करना आपको। जैसे क्वेश्चन आपके पास, ए कंपाउंड हैज़ 3.9% कार्बन, किसी कंपाउंड में इतने परसेंट कार्बन है, 6.69% हाइड्रोजन एंड 53.41% ऑक्सीजन। इतनी ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है कंपाउंड का 60 है। ये नहीं दे रखा हो तो वेपर डेंसिटी दे रखा हो तो भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाओ इसका। तो वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो। परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट कार्बन की कितनी है, कार्बन की परसेंटेज इतनी है 39.9%, इतनी दे रखी है, इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है इसका, 60 दे रखा है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। दूसरा देखो, हाइड्रोजन के एटम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है हाइड्रोजन की 6.69% है बाय 100। मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स है सभी का 60 ही है बाय 1। क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1 होता है। ऐसे ऑक्सीजन के निकालो एटम्स कितने आ जाएंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना दे रखा है, ये दे रखा 53.41% बाय 100। मॉलिक्यूलर मास तो सभी का सेम ही रहेगा, ये वैल्यू तो सभी की सेम रहनी है। एटॉमिक मास बदल जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, इसका 12 है। परसेंटेज कंपोजिशन को 100 से डिवाइड कर दिया। सो बेटा से यहाँ से जब तुम इसको सोल्व करोगे वैल्यू आई 2, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आई 4, और इसको सोल्व किया तो वैल्यू आई 2। तो ये जो वैल्यू आई ना, ये एटम्स आ गए आपके पास। कार्बन के कितने एटम आ गए, 2। कार्बन के कितने एटम आ गए बेटा आपके पास, 2। हाइड्रोजन के कितने आ गए, 4। ऑक्सीजन के कितने आ गए, 2। साइड बाय साइड लिख लो इनको, कार्बन या हाइड्रोजन हो गई या ऑक्सीजन हो गई। ये फार्मूला बन गया भाई। और इसमें आप देखोगे कि एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। दिस इज द फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, जिसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और 2 इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो C2H4O2। तो इस ट्रिक को यूज़ करके आप बड़ी आसानी से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये टॉपिक, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आप क्या बनते हैं, इनको आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।